हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनेश सिंह। आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट रिवीजन करेंगे हम लोग। तो मैंने इसमें क्या ना कि सारे फॉर्मूले जितने आपके आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 को लेकर के, तो मैंने इसका क्या ना कि सब कुछ इसमें रिटन कर दिया है। बस इसको आप क्या ना स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से रिटन कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके बारी बारी से सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप विद इन अ टाइम क्या ना इसको बहुत आसानी से अच्छे से याद कर सकते हैं। इसको आप क्या ना कि याद करके चले जाएंगे तो आप किसी भी एग्जाम में क्या ना कि इसको अच्छा इसको कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्पेशली जितने भी फॉर्मूले आते हैं तो मैंने इसमें सारे फॉर्मूले को मेंशन कर दिया है, और कुछ छूट जाएगा तो मैं एक एक करके आपको इसमें मेंशन कर देता हूँ। तो बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो फॉर्मूले की लिस्ट आती है वो नील्स बोहर से आती है, समझो। तो नील्स बोहर में क्या ना है कि जो इसका सक्सेस था, ही कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। यानी स्पेशली क्या ना है कि नील्स बोहर की थ्योरी ने इसने nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इसने ये कैलकुलेट करके दिया। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूले को जानना है। तो मेन देखो आपको क्या याद रखना है इसमें, ये तो साइन आपको याद रखना ही रखना है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आपको स्पेशली क्या ना जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बस याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्या ना कि आप सबसे ज़्यादा हाईली कंफ्यूज यही करते हो। तो ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए बेटा, तो इसमें आपको याद रखना है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर याद रखना है। अब जूल पर एटम में निकालोगे तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा ये वैल्यू स्पेशली क्या ना जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस का 2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यानी एनर्जी के फॉर्मूले में आपको जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दिमाग में सेट करना है। और देखो इसमें जो जेड होता है ना, ये जेड शो करेगा एटॉमिक नंबर को बेटा, शो करता है। इसको शो करेगा एटॉमिक नंबर को शो करेगा। और एन क्या शो करेगा, एन शो करेगा ऑर्बिट को शो करता है। तो इसमें प्रश्न क्या ना बड़े सिंपल बनाए जाते हैं। तो हमें क्या ना फॉर्मूले की लिस्ट अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इस पर क्या ना न्यूमेरिकल पूरी तरह से कर पाओगे। अब देखो इसमें मेन क्या ना कि इसके बाद ये रेडियस, आर एन का मतलब है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यानी किसी भी ऑर्बिट के लिए क्या ना कि आप इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो बोहर के हिसाब से। तो इसमें फॉर्मूला क्या आता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। आपको इस पर याद रखना है, क्या याद रखना है, एन स्क्वायर बाई जेड। और इसमें क्या आएगा, रेडियस का जो यूनिट आएगा स्पेशली यानी डिस्टेंस है, इसको एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह क्या ना बहुत स्मॉल होते हैं, तब इसमें हम लोग एंगस्ट्रॉम, माइक्रो, नैनो में मेजर किया जाता है। तो स्पेशली मेरे को इसमें एंगस्ट्रॉम में याद करना है। तो पेपर में प्रश्न क्या ना कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस कैलकुलेट करिए, तो सेकेंड ऑर्बिट की अगर बात करेगा तो बेटा एन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। ओके, तो अभी मैं इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फिलहाल फॉर्मूले को कैसे याद करना है इसको आप नोटिस करो अच्छे से। नेक्स्ट बेटा फॉर्मूला क्या है ना कि 2.18 10 की पावर 6 जेड बाई एन इसमें याद करना है। देखो एनर्जी में क्या ना कि जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, और वेलोसिटी में क्या ना कि जस्ट इसका आधा हो जाता है, समझो। मतलब स्क्वायर क्या ना घटा दोगे इसमें यहाँ पर। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो बेटा, बस अलग से याद कर लो, रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड। ओके, इसके बाद देखो ये फॉर्मूला क्या ना कि ये एनर्जी का जब आप इसमें डिफरेंस दिखाते हो, जब इलेक्ट्रॉन क्या है ना जब ऊपर से एक्साइट होकर के ग्राउंड स्टेट में आता है, तो डेल्टा ई क्या हो गया, एक्साइटेशन एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, दैट इज E2 माइनस E1। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आता है 2.18 10 की पावर -18। ये वैल्यू आपको यहीं से कॉपी करना है। फिर इसके बाद देखो क्या ना ये जेड स्क्वायर है, और ये देखो तुम्हारा एन स्क्वायर है। लेकिन इस बार क्या ना कि इसमें 2 एनर्जी का गैप है, समझो 2 एनर्जी लेवल के लिए है। तो इसमें 1/n1 स्क्वायर करोगे -1/n2 स्क्वायर करोगे। n1 का बेटा मतलब ये होता है ग्राउंड स्टेट यानी कि पहले ऑर्बिट के लिए, समझो। n2 मतलब क्या हो गया कि सेकंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी, समझो। तो फॉर्मूला देखो कुछ वैसे ही है, एनर्जी की तरह ही है, बट यहाँ पर क्या ना इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट आते हैं, समझो 2 एनर्जी लेवल आते हैं। इसलिए इसमें 1/n1 स्क्वायर है और इसमें 1/n2 स्क्वायर है। और देखो इसमें एक और फॉर्मूला है 1/λ। 1/λ को बेटा कहते हैं, और इसी को बोलते हैं वेव नंबर बोला जाता है। 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर कहलाता है। तो इसको आप क्या ना वर्डिंग में बेटा यहाँ लिख सकते हो, दिस इज द वेव नंबर। तो पेपर में क्या ना कि वेव नंबर भी कैलकुलेट करने को पूछ लेगा। तो वेव नंबर क्या ना कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और देखो इसमें फॉर्मूला क्या ना कुछ ऐसे है 109677। बेटा इस वैल्यू को क्या ना कि हम लोग रिडबक बोलते हैं। इसी वैल्यू को बोला जाता है, जो ये वैल्यू दिया गया है ना, दिस इज द RH, इसको बोलते हैं रिडबक कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा, रिडबक कांस्टेंट बोला जाता है। तो RH की वैल्यू कितना इसमें याद रख सकते हो 109677, दैट इज द रिडबक कांस्टेंट वैल्यू। और स्पेशली क्या ना जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर है।
तो ये फॉर्मूले क्या है ना कि आपके नेल्स बोर के अकॉर्डिंग्स आते हैं। ओके, तो स्पेशली क्या है ना, तो बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या ना कि ये फॉर्मूले को मैंने नोटिस कर लिया। तो नेक्स्ट देखो इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और जो फॉर्मूला आता है डी ब्रॉगली को लेके आता है। तो स्पेशली क्या ना, डी ब्रॉगली ने ये बताया था, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको जानते भी चलें ताकि आपका एक वन शॉट रिवीजन हो जाएगा विद इन आधे घंटे में। तो डी ब्रॉगली ने स्पेशली क्या बोला था कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो क्या शो कर सकता है, डुअल नेचर शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है, डुअल नेचर। अगर वो डुअल नेचर शो करेगा तो उसका क्या ना कि हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। पी क्या शो करता है, मोमेंटम, और मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एम बी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। डन। अब देखो इसी को क्या ना कि मॉडिफाई करके फॉर्मूला ये आता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। जब इसको आप काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर होता है, इन फॉर्मूले को यूज करोगे तो डेरिवेशन में नहीं जाना है, डायरेक्ट मेरे को इस पे फोकस करना है कि फॉर्मूले को रटना है अभी केवल। तो एच अपॉन अंडर रूट टू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी यानी 2m/ke। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पेपर में क्या ना कि इस पे अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट बेटा देखो क्या ना कि सेकंड इसमें फॉर्मूला आएगा हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डी ब्रॉगली क्या ना कि आपका डुअल नेचर को शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर, वन इज द पार्टिकल नेचर एंड अदर इज द वेव नेचर। तो हम उसका लैम्डा क्या ना इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। बेटा इसमें देखो नेक्स्ट क्या ना कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो हीजनबर्ग इसमें ये बोलता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका एक टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ओके, यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट ये कहता है कि यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक टाइम पर उसका मोमेंटम और उसका समझो कि पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइन एब्सोल्यूट विथ साइमल्टेनियसली। तो देखो इसमें मेन क्या ना कि फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट करना है, क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा समझाना है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करवाना है, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो बेटा इसमें डेल्टा एक्स क्या शो करता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या शो करेगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो आप इसको लिखते हुए चलिएगा। और जो डेल्टा पी क्या शो करता है इसमें, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, अब देखो जब इसको ब्रेक करोगे मोमेंटम को तो स्पेशली क्या ना इसको एम डेल्टा वी लिखोगे। तो डेल्टा वी जब आएगा तो ये किस में शो करेगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में शो करेगा। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में क्या ना इनको इक्वल कर दोगे, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। तो डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी, और बेटा ये आप जब न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे तो एच अपॉन 4 पाई में इसको डन करोगे। मतलब न्यूमेरिकल में जो ये इनइक्वलिटी दिखता है आप इसको इक्वल कर दोगे तो आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे। ओके, तो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी बेटा प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक टाइम पर उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो बेटा इसमें नेक्स्ट आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्पेशली जो फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू एच न्यू आता है। क्या आता है, इज इक्वल टू एच न्यू। जब यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी देखो क्या ना इसको रिलेट करोगे तो एक फॉर्मूला आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू देखो क्या ना एन लैम्डा होता है। ये क्लास 10th में साउंड चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अब देखो इसमें क्या ना इसको वेलोसिटी कहते हैं। इस वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो c से और इस n को रिप्लेस कर दो फ्रीक्वेंसी से बेटा। तो फ्रीक्वेंसी को क्या ना मैं ऐसे लिखूंगा सिंबल में, लैम्डा को लैम्डा ही रहने दो। जब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो c बाई लैम्डा आएगा बेटा। क्या आएगा, c बाई लैम्डा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जब वैल्यू पुट करोगे तो c बाई लैम्डा आएगा। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसमें आपके फॉर्मूला डन हो गया। नेक्स्ट बेटा फॉर्मूला आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। तो ये आपके रिड्यूस सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या ना कि एक सॉर्ट आउट कर दिया है। तो आप इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नए सिलेबस के हिसाब से क्या ना ये रिड्यूस हो चुका है, तो फिर भी अब ईजी है, जल्दी आप इसको निकाल ले जाओगे। तो इसमें देखो स्पेशली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कोई भी मेटल सरफेस है तो इस मेटल सरफेस पे क्या ना कि जब इस पे लाइट जब फॉल करोगे तो इससे क्या ना इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना ही इसी फिनोमिना का बेटा बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। जैसे कोई मेटल सरफेस है, सपोज देखो ये मेटल सरफेस है, तो हम इस पे क्या ना कि जब लाइट इस पे फॉल कराते हैं या जब इस पे क्या ना कि आप इस पे सर्टेन एनर्जी का फ्रीक्वेंसी आप डालोगे तो इससे क्या ना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्पेशली इस पे रेडिएशन जब पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। एकदम सिंपलेस्ट भाषा में समझो, इलेक्ट्रॉन का निकलना
जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जब आप इसमें एनर्जी ऐड करोगे। तो इसी फिनोमेना को बेटा बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। तो मेन इसमें ये फॉर्मूला है एनर्जी, और इसको बोलते हैं यहाँ पर वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो स्पेशली क्या है, किसी किसी बुक में इसको W देता है और इसको W0 देता है। तो यहाँ पर जो E0 होता है इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। दिस इज द वर्क फंक्शन। ओके, अब इसी को कहना कि जब ये एनर्जी को तोड़ोगे तो E = h न्यू आ जाएगा प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी के हिसाब से। इसको ब्रेक करोगे तो h न्यू नॉट हो जाएगा। इसमें जो ये म्यू नॉट दिखता है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटा। जहाँ ये लग जाएगा इसको बोला जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसको क्या ना काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रांसपोर्ट कर लोगे तो h = न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, वही लैम्डा का फॉर्मूला पुट कर लिया c/λ, और ये c/λ0 हो जाएगा। ऐसी कॉमन लोगे तो ये आपके पास एक मॉडिफाई फॉर्मूला आ जाएगा। डन। अब देखो बेटा इसमें छोटे छोटे कुछ और भी पॉइंट्स है। जैसे क्या ना कि किसी सेल में अगर आपको दिया गया है और हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2n² होता है। यदि ऑर्बिटल निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है। यदि आपके पास नोड्स एंड नोडल प्लेन निकालने होंगे, देखो नोड का बेटा मतलब ये होता है कि स्पेशली जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना एकदम जीरो होती है तो उसको क्या है ना कि नोडल प्लेन बोला जाता है। तो स्पेशली क्या ना कि इसमें दो फॉर्मूले आते हैं। सपोज क्या ना कि आपको स्फेरिकल नोड निकालना होगा या एंगुलर नोड निकालना होगा तो सिंपली इसका फॉर्मूला L होता है। L इंडिकेट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो करता है। रेडियल नोड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1 होता है। इस पे देखो मैं तुम लोगों को कुछ लगे याद प्रैक्टिस करा देता हूँ। सपोज मान लो कि मेरे को 4p है तो 4p का क्या निकालना है, मेरे को एंगुलर नोड निकालना है। तो फॉर्मूला स्पेशली क्या है, L होता है। L क्या शो करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो करता है। तो स्पेशली क्या है ना कि P के लिए L की वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो L की वैल्यू कितना होता है, P के लिए 1 होता है। मेरा एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, S-P-D-F है सपोज, तो L की वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3। ये ऐसे पॉसिबल वैल्यू आप याद कर सकते हो मोबाइल नंबर की तरफ पे। SPDF 0 1 2 3। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू 3 होता है। अब देखो इसमें तो एंगुलर नोड बेटा कितना आ गया, 1 आ गया। रेडियल नोड निकालोगे तो ये आपके पास जो ये नंबर होता है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, और ये जो वैल्यू होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। तो मैं अभी थोड़ा इसको और डिटेल में अच्छे समझा देता हूँ। फिलहाल मैं इसमें कहना कि एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल करा दूँ। तो इसमें क्या है, n की वैल्यू बेटा 4 हो गया, L की वैल्यू कितना है 1 है इसमें, और इसमें क्या है ना कि -1 कर दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो 4 में से -1 कितना आएगा, आंसर बेटा 2 आएगा। तो रेडियल नोड कितना आ गया, इसमें 2 आ गया। तो इनको क्या ना सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इस पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूँ। ओके ओके, तो बेटा देखो मेरे पास क्या ना कि ये 3 प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो जितना लोगों ने फॉर्मूला सीखा हुआ है तो आओ देखो मैं एक एक करके इसका पोस्टमार्टम कर देता हूँ, क्योंकि जितने फॉर्मूले आपने पढ़ा है इन फॉर्मूले पे क्या ना हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या ना कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 1000 स्पीड ऑफ लाइट। ये अपने आप में क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो इसको कैसे डील करोगे। तो यहाँ पर क्या ना कि आप इसको अंडरलाइन कर दो, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का 1000 टाइम्स है समझो। ओके, और मेरे को निकालना क्या है, समझो कि वेवलेंथ निकालना है। तो बेटा आपने फॉर्मूला भी डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू, देखो इस वाले का सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करोगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mb होता है समझो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या ना वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही जाता है। तो स्पेशली क्या है ना कि आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पेपर में दिया जाता है, याद रहेगा तब पर भी ठीक, नहीं याद रहेगा तब पर भी ठीक समझो। तो पहले जो ये लाइन दिया गया ना इसका पहले मतलब निकालो, यानी स्पीड ऑफ लाइट का क्या ना ये 1000 पार्ट है समझो। तो जब इसमें लैम्डा पहले इसमें क्या ना कि ये वाले लाइन का मतलब निकाल लो, तो जो इसमें v निकालोगे यानी स्पीड ऑफ लाइट, और इसका कितना है 1000 है समझो, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। डन। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा कितना होता है, 3 इंटू बेटा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, और ये 1000 है। तो इसको क्या ना मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ। अब ये 10⁻³ को जब ऊपर भेजोगे, जब ये पलटी मारेगा तो बेटा ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 में से 3 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आपके पास क्या निकल गया बेटा, वेलोसिटी आ गया। अब ये वेलोसिटी की वैल्यू जो है ना इस बॉस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सारे वैल्यू को पुट कर दो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और बेटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ना, ये भी आपको पेपर में दिया जाएगा, इसको आप अलग से याद नहीं कर सकते हो। तो इसको मुझे क्या ना कि देखो मुझे क्या ना कि इसको याद है तो मैं पुट कर लेता हूँ, सारी वैल्यू पुट करना है SI यूनिट में, तो 10⁻31 kg हो जाएगा ये वैल्यू। ओके, इंटू इंटू ये वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 10⁵, इनको क्या ना आपस में सॉल्व कर लो। तो देखो इसमें क्या है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ऑर्डर को क्या ना ऑर्डर के साथ सॉल्व करो, यानी बिरादरी को बिरादरी के साथ सॉल्व करो। बिरादरी का बेटा मतलब ये है कि आप ऑर्डर को ऑर्डर के साथ सॉल्व करो। इधर देखो 10⁻31 है और ये 10⁵ है, तो -31 में से 5 जाएगा, तो 10⁻- कितना होगा, 26 होगा समझो। तो इसको क्या ना थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 6 पॉइंट, चलो इसको 62 ले लो, और स्पेशली क्या ना 3 का मल्टीप्लाइड इससे कर दोगे तो 3 हो जाएगा, और 9 3 27, तो ये वैल्यू कुछ आपके पास आएगा। अब जरा देखो इसमें, तो इधर 10⁻- कितना आ गया, ये 10 बेटा माइनस का 34 है। ओके, और इधर कितना वैल्यू आ रहा है तुम्हारे पास, 10⁻26, 10⁻26 है। जब ये ऊपर इसको भेजोगे, ऊपर भेजोगे इसको, तो बेटा ये कुछ ऐसे आ जाएगा 6.626, और ये सॉल्व करोगे तो 27.3, 26 ऊपर जाएगा तो +26 हो जाएगा। अब देखो 34 में से 26 को माइनस करना है मेरे को, -34 है +26 है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये आपके पास, तो इधर से देखो 4 हो गया, उधर से देखो तुम्हारे पास कितना है, 4 है, तो 10 बेटा ये कितना आएगा, -8 आएगा समझो। अब इसको क्या ना सॉल्व कर लो, देखो मैंने इसमें आंसर यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा, 2.42 इंटू 10⁻⁻, ये मीटर में आएगा, और 1 नैनोमीटर जो होता है ये 10⁻⁹ के इक्विवेलेंट होता है, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इस वैल्यू को क्या है ना 2.42 नैनोमीटर से रिप्लेस कर दोगे, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये देखो क्या ना इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। बेटा इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है ना कि आओ इसको पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को तो आपने अच्छे से निपटा दिया, इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे डील करोगे। इसमें क्या है ना प्रोटॉन के बारे में सब कुछ दिया गया है, मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी देखो दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी चलो अभी छोड़ दो उसको, 5 इंटू 10⁻27 जूल दिया गया है। कैलकुलेट द लैम्डा, मेरे को क्या ना इसमें लैम्डा निकालना समझो, तो आप काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, वेवलेंथ निकालना है। तो डी ब्रॉगली का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है, आप अभी पीछे देखोगे थोड़ा इसको पॉज करके, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था समझो, तो मेरे को क्या ना उसी में पुट करना है। तो बेटा लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है इसमें, H/√2m, ये काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें क्या ना देखो H की वैल्यू आपको पेपर में दिया जाएगा, तो उसको लेकर के आपको वरीड नहीं होना है। H की वैल्यू बेटा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है। अब इसमें क्या ना इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो प्रोटॉन बोला गया है, तो प्रोटॉन का क्या ना मास आपको बेटा देता है समझो, तो 2 कर दोगे इंटू 1.67 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास होता है। ओके, 1.67 10⁻⁻27 kg। काइनेटिक एनर्जी की देखो वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो 5 इंटू 10⁻⁻27 समझो। तो देखो इसमें कैसे इसको डील करोगे, देखो इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जब दो क्वांटिटी सेम दिख जाए तो उससे क्या करोगे, स्क्वायर से फ्री कर दोगे, तो हमें यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, 27 बाहर निकल जाएगा। देखो ये 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको क्या ना इससे मल्टीप्लाइड करोगे, तो पहले क्या ना आप ऑर्डर को बाहर निकाल लो तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो 6.626 10⁻⁻34 हो गया, और 27 को क्या ना बाहर निकाल दोगे तो बेटा ये आ जाएगा 27 बाहर निकल गया। अंडर रूट में क्या ना कि 5 2 जा 10 समझो, ये 10 हो गया और 1.67 हो गया। इसको आप अलग से क्या ना कि राउंड अप में आप जब मल्टीप्लाइड करोगे तो तकरीबन क्या ना ये 14
या 13 आएगा समझो। तो स्पेशली क्या ना ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा। आप इसको राउंड अप में देखोगे तो 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा, क्योंकि जो आपके पास 9 का स्क्वायर रूट होता है वो 3 आता है समझो, और 16 का स्पेशली 4 आता है। तो ये वैल्यू क्या है ना 3 और समझो कि 4 के बीच में आएगा। तो इसको आप राउंड अप में क्या ले सकते हो 6.62, और इसको बेटा 3.4, और इस डेसिमल को क्या ना ऊपर पलटी मार दो। तो -27 जब ऊपर जाएगा तो +27 हो जाएगा। तो आप 34 में से पहले 27 माइनस करो, तो ये तकरीबन कितना बचेगा, तो आपके पास 3 इधर से 4 उधर से बेटा, तो 10 की पावर कितना दिखा -7 दिखेगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक क्या ना ये कुछ आंसर मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये ओवरऑल सॉल्व होने के बाद बेटा आएगा 1.67 10 टू द पावर -7 मीटर आएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो इसमें क्या ना कि ये सब काफ़ी भयानक कैलकुलेशन है। इसका बस ट्रिक ये है कि कैसे आप सॉल्व करोगे। इतना हार्ड कैलकुलेशन आपके पेपर में देता नहीं है, लेकिन इसमें क्या ना कि आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सेट हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे, वॉच करोगे, अपने आप सही हो जाएगा। ओके, देखो इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का भी देखो यहीं पे पोस्टमार्टम कर दो। तो बेटा ऊपर के जो 2 क्वेश्चन थे ये स्पेशली क्या ना डी ब्रॉगली पे बेस्ड ऑन थे, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपके पास हीजनबर्ग पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्यूशन का अप्रोच रखोगे, और देखो मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। बेटा थर्ड वाले का स्पेशली क्या है ना कि आपको निकालना है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल विथ अ मास 1 मिलीग्राम इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इतना दिया गया है। तो आपको स्पेशली क्या निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दैट मीन डेल्टा एक्स निकालना है। देखो हीजनबर्ग का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हीजनबर्ग का फॉर्मूला अभी आपने नोटिस किया डेल्टा एक्स, और इसमें तुम्हें क्या निकालना है वेलोसिटी दिया गया है। तो इसको तोड़ दो अच्छे से, m डेल्टा v हो जाएगा, और ये बेटा हो जाएगा h/4 पाई हो जाएगा। ओके, तो देखो मेरे को क्या ना ये वैल्यू निकालना है समझो। और देखो तुम्हारा मास दिया गया मिलीग्राम में, तो इस मिलीग्राम को क्या ना मेरे को केजी में जाना समझो। ओके, तो बेटा स्पेशली क्या है ना कि आप क्या है ना मास दिया गया मिलीग्राम में, तो चलो मैं इसको और अच्छे से ब्रेक कर लेता हूँ। तो डेल्टा एक्स क्या आएगा h/m डेल्टा v इंटू 4 पाई। ओके, अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। अब देखो तुम्हारे पास वेलोसिटी कितना दिया गया है, इसकी वैल्यू पुट कर दो 5.5 इंटू 10 टू द पावर -20। अब देखो इसमें मिलीग्राम दिया गया है, तो जब केजी में जाओगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 केजी में हो जाएगा। अब क्या है इसमें 4 पाई है, तो 4 इंटू 3.14 है। इसको आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ ये दिखेगा। ओके, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा इसमें देखो एक छोटा सा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो ऐसे क्या ना कि मेरा पूरा टॉपिक फिर रिवाइज हो जाएगा। तो इस पर क्या ना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं समझो। बेटा इसमें क्वांटम नंबर क्या ना ये स्पेशली आया था श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से आया था। तो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान हमें क्या ना देखो 3 तरह के एनर्जी लेवल मिलते हैं, और ये जो चौथा क्वांटम नंबर है ना ये श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से नहीं आया था। ये भी आप प्रश्न को अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। यानी चौथा क्वांटम नंबर क्या ना श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से नहीं आया था। अब क्या ना देखो क्वांटम नंबर का स्पेशली मतलब क्या होता है, हमें इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या मिलेगा। तो स्पेशली क्या ना कि जितने एटॉमिक मॉडल आए थे, तो एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक ये था कि वो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, तो हमें क्या ना कि क्वांटम नंबर की नीड पड़ी समझो। तो क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। अब एग्जैक्ट लोकेशन क्या ना कि ये सारे क्वांटम नंबर क्या ना मिल करके इलेक्ट्रॉन का एक एग्जैक्ट लोकेशन प्रिडिक्ट करते हैं। तो देखो मैं इसमें थोड़ा बारी बारी से सब चीज़ों का पोस्टमार्टम कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है इट टेल्स अबाउट सेल के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताएगा सेल के बारे में, या ये बताएगा एनर्जी लेवल के बारे में। ओके, सेल के बारे में जैसे मेरे पास क्या ना कि इलेक्ट्रॉन के में हो सकता है, एल में हो सकता है, एम में हो सकता है, या फिर एन में हो सकता है। ओके, तो के क्या शो करेगा इसमें बेटा ये 1 को शो करता है, यानी एन की वैल्यू 1 ऑर्बिट के लिए, एल के लिए वैल्यू जो आएगा 2, और एम के लिए बेटा वैल्यू आएगा 3, एन की वैल्यू बेटा कितना 4 समझो। तो ये कैरेस्पॉन्डिंग क्या ना कि 1 2 3 वैल्यू ये एन को भी शो करते हैं समझो। ओके,
अब जरा देखो इसमें अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा सपोज किसी पर्टिकुलर सेल के लिए, तो आपके पास बेटा फॉर्मूला ये होता है टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी आप नोट कर लीजिए 2n² हो गया समझो। सपोज कहना कि मेरे को पहले ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फॉर्मूला पुट करोगे तो क्या आएगा 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2 आएगा। यानी पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 रह सकता है समझो। दूसरे वाले के लिए स्पेशली बेटा निकालोगे तो 2 × 2 का स्क्वायर तो दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में कितना रह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 18। अगले वाले में 2 × 4 का स्क्वायर दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे क्या ना देखो इसी को याद करने का शॉर्ट ट्रिक 2, 8, 18, 32। ओके, तो इसको क्या ना हम लोग मैजिक नंबर भी कहते हैं, मैजिक नंबर भी बोला जाता है, तो इसको आप अलग से नोट कर लो। इधर देखो तब तक फिलहाल तो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हो गया। क्या बताता है सेल के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा किसी पर्टिकुलर सेल के लिए तो फॉर्मूला आप ये पुट करोगे 2n² पुट करोगे। व्हाट अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या ना ये बताता है सबसेल के बारे में। इट टेल्स अबाउट सबसेल। किसके बारे में बताएगा, सबसेल के बारे में बताएगा। अब सबसेल अगर आ जाएगा या इसमें एक पॉइंट और लिख लो, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है ना शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल के भी बारे में ये प्रिडिक्ट करता है समझो। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, देखो हमारे सिलेबस में टोटल 4 सबसेल होते हैं, एसपीडीएफ होता है। इसी एसपीडीएफ से क्या ना कि पीरियोडिक टेबल में आपको ब्लॉक बनाए गए हैं। एस ब्लॉक दिखता है, पी ब्लॉक दिखता है, डी ब्लॉक दिखता है और एफ ब्लॉक दिखता है। तो इसके रिगार्डिंग देखो ना कि कुछ हमें पॉइंट्स याद कर लेना है। सपोज एस है, पी है और बेटा क्या है मेरे पास डी है और एफ है। तो इनके रिस्पेक्ट में क्या ना एल की वैल्यू भी दिया गया समझो। तो इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू को याद कर लो 0, 1, 2, 3 समझो। ये टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग है। इस पे क्या ना कि ठीक ठाक देखो प्रश्न आपके एग्जाम में बनाया जाता है समझो, किसी भी एग्जाम में समझो। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू बेटा 3 होता है। याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है 0, 1, 2, 3। जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे क्या ना 0, 1, 2, 3 याद कर लो। इधर एसपीडीएफ याद कर लो 0, 1, 2, 3 याद कर लो। क्योंकि इसको याद करने से क्या ना कि आप ठीक ठाक क्वेश्चन निकाल सकते हो समझो। अब इसमें देखो एक पॉइंट और अच्छे से नोटिस कर लो। इसमें क्या ना कि अगर एल की पॉसिबल वैल्यू निकालना होगा तो एल क्या ना ये 0 से लेकर के n-1 से ये लाई करेगा समझो। ओके, ये एल जो है 0 से लेकर के n-1 तक ये लाई करेगा समझो। ओके, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा इसी में क्या ना कि लगे हाथ क्या ना कि हम इसका शेप भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें इधर आप क्या ना शेप नोटिस कर लो। तो एस वाले का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोले की तरह होता है। इसका बेटा शेप होता है डंबल होता है। ओके, डी वाले का क्या होता है डबल डंबल होता है। और एफ का शेप जो है ना कॉम्प्लेक्स होता है। डन, ये कुछ ऐसे है समझो। इसका डंबल का थोड़ा मैं फील करके दिखा देता हूँ। सपोज क्या ना कि देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 3 डायमेंशन में पाया जाता है। या तो एक्स में पाया जा सकता है, वाई में पाया जा सकता है या फिर जेड के क्रॉस पाया जा सकता है। तो मैं पर्टिकुलर क्या ना कि देखो एक करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो बेटा डंबल का क्या ना ये डायग्राम समझो आता है। तो ये पर्टिकुलर क्या ना इसको लोब्स बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना इस लोब्स में पाए जाते हैं। और जो ये वाई बच जाता है जेड बच जाता है इसी को नोडल प्लेन कहा जाता है। तो इसमें वाई और समझो जेड क्या होगा नोडल प्लेन कहलाएगा। ओके, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको लोब्स कहते हैं। बेटा इसको क्या बोलते हैं LOBES। तो दिस इज द लोब्स बोला जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है। इसी को क्या ना हम ऑर्बिटल भी बोलेंगे। तो ऑर्बिटल बेटा क्या ना यही कॉन्सेप्ट है। यानी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे मैक्सिमम होता है अराउंड द 3D रीजन। इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विच इज मैक्सिमम अराउंड 3D रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ओके, अब देखो ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट आया था ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आया था। अब देखो इसी में क्या ना कि थोड़ा मैं तुम्हें डी का भी एक शेप बना के दिखा देता हूँ क्योंकि पेपर में क्या ना कि ये सभी कभी कभी चीज़ें पूछ लेता है। तो इसका जब शेप बनाओगे तो कुछ आप ऐसे बना सकते हो बेटा। ओके, ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे होता है समझो। तो डी वाले में क्या ना कि टोटल आपके 5 इसमें डायग्राम बनते हैं। तो पर्टिकुलर क्या है कि मैं उस सब पे भी नहीं जाना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट मैं आपको क्या ना एक करके दिखा देता हूँ।
ये आपके पास कुछ ऐसे डायग्राम होता है समझो। तो ये वाला पोर्शन क्या ना बेटा, ये dxy है, तो ऐसे ही करके आपको तीन और बन सकता है, dyz बन सकता है, dxz बन सकता है। और ये वाला पोर्शन किसका है, dx स्क्वायर, ये y स्क्वायर का है। चलो इसी में क्या ना एक और आता है, एक और मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। एक और इसमें आएगा dz स्क्वायर है समझो। तो पहले इसमें एक सर्किल बनाओगे, फिर इसमें क्या करोगे, दो सर्किल बनाओगे, फिर इसके बाद क्या ना ये डायग्राम बनाओगे। बेटा ये डायग्राम जो है ना dz स्क्वायर का समझो। तो डी सबसेल में क्या ना टोटल 5 डब्बे होते हैं, तो उनका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। तो फिलहाल आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा इसमें क्या ना कि बच गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो फिर से थोड़ा इसको और अच्छे से कर लिया जाए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेशली क्या ना ये बताता है बेटा, इसमें दो पार्ट मैंने लिखा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है ऑर्बिटल के बारे में, और बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, यानी ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ये तीनों क्वांटम नंबर मिलके क्या है ना कि एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो ऑर्बिटल क्या है ना कि समझो कि एग्जैक्ट लोकेशन है इलेक्ट्रॉन का, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जहां पर आराम से बैठा होता है, खूबसूरत तरीके से बैठा रहता है समझो। तो मैं देखो क्या ना इसको एक तो और बेहतरीन एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज क्या ना कि जैसे कोई आपको विदेशी सर्च करेगा, अगर कोई फॉरेन अगर आपको सर्च करेगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, इंडिया आएगा। बेटा इंडिया इज सेल, इंडिया को अपने इलेक्ट्रॉन के दृष्टिकोण से क्या समझोगे, सेल हो गया। अब इंडिया के अंतर्गत क्या आता है, यूपी आता है। यूपी को रिलेट करोगे तो क्या आएगा, अपने क्वांटम नंबर से, दिस इज द सब सेल। और यूपी के अंदर क्या ना प्रयागराज आता है। ओके, दिस इज द प्रयागराज। अब प्रयागराज बेटा क्या ना, दिस इज द ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, ऑर्बिटल में समझो। और ऑर्बिटल को रिलेट करोगे तो दिस इज द प्रयागराज। तो इसको देखो जरा रिलेट करो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल दैट इज इंडिया, एजिमुथल क्वांटम नंबर सबसेल दैट इज यूपी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, प्रयागराज, यानी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, ऑर्बिटल है। इसको आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए। अब देखो इसमें स्पेशली क्या ना कि ऑर्बिटल अगर समझ गए तो इसमें एक पॉइंट और जरा नोटिस करो। इसमें जो L की वैल्यू होता है, तुम्हें अगर M निकालना है, सपोज M निकालना होगा तो -L टू क्या करोगे, +L इंक्लूडेड 0, -L से +L इंक्लूडेड 0 समझो। देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है समझो। तो अब क्या ना मैं इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से नोटिस करना है इसको। देखो इधर तुम सभी लोग इधर देखो यहाँ पर, इस पे देखो कैसे क्वेश्चन आता है। सपोज क्या ना कि मेरे पास S है, S के लिए क्या ना L की वैल्यू बेटा कितना होता है, 0 होता है। तो इसके लिए M कैसे प्रेडिक्ट करोगे, 0 है, तो 0 में क्या ना एक ही डब्बा बनेगा। और एक ऑर्बिटल, इसको ऑर्बिटल कहते हैं। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। आ जाओ P वाले में, तो इसके लिए L की वैल्यू बेटा कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें कितना डब्बा बनेगा, देखो एक को लिख सकते हो -1 +1 0, तो इसको आप ऐसे करो -1 0 और ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो जितना ये वैल्यू है समझो, और उसको कितने तरीके से लिख सकते हो, वही क्या ना ऑर्बिटल कहलाता है। तो इसको क्या ना एक को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसी को बोलते हैं -1 0 +1, और इस वाले पर्टिकुलर ऑर्बिटल का नाम आता है px, और इस वाले का बेटा py, और इस वाले का pz आता है। अब देखो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 3 डब्बे में कितना भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या ना अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये कॉन्सेप्ट फील कर लिए तो समझो इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए। तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हो, P में कितना भर सकते हो, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्लास 12 में काम आता है समझो। आ जाओ बेटा D में आ जाओ समझो। तो D में क्या है ना L की वैल्यू 2 होता है, इसको क्या लिख सकते हो, -2 -1 0 +1, और बेटा लिख सकते हो +2। इसको क्या है ना खूबसूरत सा बॉक्स बना दो। अब चेक करो कितने डब्बे हो गए, इसमें 5 डब्बे हो गए। इस 5 डब्बे के रिस्पेक्ट में इस वाले को बोलते हैं dxy, और इस वाले को बेटा बोला जाता है dyz, और इसको बोला जाएगा dxz, और इसको बोलते हैं dx² y², और आखिरी वाले को बोलते हैं dz² बोलते हैं। जब ये तीनों, ये 5 डब्बे, डी में कितने डब्बे हैं, 5 डब्बे,
इस 5 डब्बे से कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो, क्योंकि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 डब्बे में 10 इलेक्ट्रॉन। अब पर्टिकुलर देखो, जब ऐसे अगर ये होता है तो इस बेटा इसको बोलते हैं डीजनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजनरेट। ये भी आप नोटिस कर लो, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब मैं इधर मेंशन कर देता हूं, हैविंग सिमिलर एनर्जी। ये भी क्या ना, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, सिमिलर एनर्जी। यानी ये पांचों डब्बों की जो एनर्जी है वो एक जैसे है, तो इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं डीजनरेट। तो डीजनरेट का मतलब हैविंग सिमिलर एनर्जी। रिवीजन देखो हो गया। अब इसमें स्पेशली क्या है ना, ये जो तुम्हारे 3 है समझो, ये dxy dyz, मैंने इसका डायग्राम बना के दिखाया था। ये तीनों जो होते हैं ये आपके पास बिटवीन द एक्सेस पाए जाते हैं, और ये जो दोनों होते हैं बेटा अलोंग द एक्सेस पाए जाते हैं। ये क्लास 12th में काम आएगा समझो, इसको आप अलग से याद कर लो। ये आपके लोब्स जो हैं बिटवीन द एक्सेस, और ये आपके पास अलोंग द एक्सेस है। डन। अब इसमें एक बच गया है, एफ के लिए बच गया है। तो आओ देखो, मैं एफ को क्या ना इधर निपटा देता हूं बेटा। एफ को आप इधर आप निपटा दो अच्छे से। तो सपोज मेरे पास क्या है ना, एफ सबसेल है। तो एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू देखो 3 होता है, ठीक। अब 3 को क्या ना, ऐसे आप नोटिस करो, इसमें टोटल कितने डब्बे बन सकते हैं? यानी 7 डब्बे बनेंगे। देखो, -3 लिख सकते हो, -2, -1, 0, +1 और ये +2, और एक और इस पर डब्बा बनेगा +3 का समझो। ऐसे चेक करोगे तो टोटल इसमें कितने डब्बे आ गए? 7 डब्बे आ गए। तो बेटा एफ सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या ना कि ये सब चीजें बच्चे क्या ना इसको रटते हैं समझो, आपको इसको रटना नहीं है, डायरेक्ट देखो ये कॉन्सेप्ट है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितना? 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन सीख गए तो इसी का आधा कर दोगे ना तो ऑर्बिटल आ जाएगा समझो। क्या आ जाएगा बेटा? ऑर्बिटल आ जाएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 का आधा कर दोगे तो 7 ऑर्बिटल आएंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है आधा कर दोगे तो 5 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन है आधा कर दोगे तो 3 ऑर्बिटल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर। अब देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बच गया है, इसको जरा नोटिस कर लो, स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर क्या है ना कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो इसके क्या है ना 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं समझो। यदि क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस आप दिखाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस आप दिखाएंगे। तो इसमें मैं ये मेंशन कर सकता हूं, यदि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए सिंबल यूज करते हैं प्लस हाफ, और बेटा एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज करते हैं -हाफ यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का आपका न्यूक्लियस से या एक्सेस की ओर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो -हाफ शो करता है। तो इट इज द ऑल अबाउट ऑफ क्वांटम नंबर। ओके, तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बेटा देखो नेक्स्ट आपके सिलेबस में ये आखिरी टॉपिक है, और इस पे क्या ना कि डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट लिखने को आता है समझो, जिसमें हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हमने इसके पिछले अपने स्लाइड में भी डिस्कस किया है। तो इनसे क्या ना कि पेपर में किसी भी पैटर्न पे या किसी न किसी एग्जाम में इसको आपको स्टेटमेंट लिखने को आता है समझो। तो मैं इसको समझा देता हूँ, आप अपने से क्या ना कि पॉज करके वीडियो को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो बेटा इसमें हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन exact position and momentum simultaneously with absolute cannot। इसको थोड़ा पॉज करो। तो बेटा इसमें स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously position and momentum of an object with absolute accuracy। तो बेटा इसका देखो मतलब ये स्टेटमेंट है कि इसमें डेल्टा x एंड डेल्टा p ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई आता है। यानी हम इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इसका पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, या उसका कैलकुलेट करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो नेक्स्ट बेटा इसमें रूल ये कहता है हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये सारे रूल को कहना कि मैं आपको जेब में लेके टहलाऊंगा समझो। इन चारों रूल 5 रूल को कहना एकदम जेब में लेके घूमते रहना, तो आप अच्छे से इसको कहना याद कर सकते हो।
तो देखो होन्स रूल क्या है ना कि आपका ये कहता है कि किसी भी समझो कि सब सेल में, जैसे मान लो कि मेरे पास बेटा क्या है ना पी सब सेल है, तो पी सब सेल में आप इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करते हो, तो पहले क्या है ना, देखो मैं इसको बोलता हूँ मिस्टर बोलता हूँ। अगर अप साइड है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा मैंने इसमें एज अ फनी के तौर पे याद करने के लिए मैं इसको मिस्टर बोलता हूँ, और डाइन साइड को क्या बोलोगे, मिसेस बोलोगे। तो पहले आप डब्बे में यानी ऑर्बिटल में क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, फिर क्या करोगे बेटा, पेयरिंग टेक प्लेस करोगे। तो दिस इज द करेक्ट वे, यानी आप इसको क्या ना ऐसे नहीं फिल कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपने ऐसे फिल किया, या मान लो सपोज ऐसे फिल किया, दिस इज द रॉन्ग वे। या सपोज क्या ना कि आप क्या है कि पहले इसमें भरते हो, फिर मालूम चला कि ऐसे भरते हो, तो दिस इज द रॉन्ग वे। करेक्ट वे क्या है, ये है समझो, क्योंकि पहले आप जो इलेक्ट्रॉन है डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर क्या करोगे, पेयरिंग टेक प्लेस करोगे। बेटा इसमें स्टेटमेंट आता है कि pairing of electron does not take place until all the electrons are singly occupied in orbital। यानी pairing of electron does not take place until all the electrons are singly occupied। This is the statement of Hund's rule maximum multiplicity। यानी डब्बे में क्या करोगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर पेयरिंग टेक प्लेस करोगे। देखो बेटा इसमें नेक्स्ट रूल आता है ऑफ-बाहुस प्रिंसिपल आता है। तो ऑफ-बाहु प्रिंसिपल देखो क्या ना, ये जर्मन वर्ड है समझो, ये साइंटिस्ट नेम नहीं है, दिस इज द नॉट अ साइंटिस्ट नेम। ये एक बार पेपर में प्रश्न पूछा गया था, ये क्या ना जर्मन वर्ड है समझो, दिस इज द जर्मन वर्ड। अब जर्मन वर्ड में क्या ना टू बिल्डअप होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, टू बिल्डअप मतलब इसका क्या ना कंस्ट्रक्ट होना, जैसे मकान उकान बनते हैं तो क्या ना बुनियाद से मकान खड़ा होता है समझो। तो स्पेशली क्या ना ये जैसे मकान बनते हैं कंस्ट्रक्शन जैसे होते हैं, तो वैसे ही क्या ना ये आप बाहु है समझो। तो इसमें क्या ना कि इलेक्ट्रॉन जो आप फिल करते हो, पहले 1s फिल करोगे, फिर बेटा क्या ना 2s आता है, फिर क्या आता है 2p आता है, फिर क्या आता है 3s आता है, फिर क्या आता है 3p आता है, फिर नेक्स्ट 4s एंड देन 3d आता है। ये आपको चेक करोगे तो यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा समझो। तो इसमें क्या ना जो s होता है ये लोअर एनर्जी का होता है, फिर बाद वाले क्या हैं, हायर एनर्जी के होते हैं। तो आप बाहु स्टेटमेंट क्या होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी अप टू हायर एनर्जी स्टार्टिंग विथ 1s सब सेल डन। ये आपका अब बाहु प्रिंसिपल है समझो। अब देखो नेक्स्ट इसमें बेटा क्या ना पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। तो पाउली का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या ना सेम नहीं हो सकता है। देखो कहने का मतलब क्या ना, मैं एग्जांपल से मैं फील कराता हूँ, किसी भी एक एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। सपोज क्या ना कि मेरे पास बेटा सपोज मान लो कि 3D आ गया, सपोज मान लो कि मेरे पास 4p2 है समझो, या 3d2 है समझो, मुझे क्या ना इसमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू को रिटर्न करना है समझो। तो ये वाला जो वैल्यू शो करता है ना, पहले इसको आप कर लो अच्छे से, ये वाली जो वैल्यू शो करता है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है जो पहले लिखा होता है, और जो ये डी शो करता है ना, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो करता है, और जो ये सेकंड होता है ना, ये बेटा शो करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो करता है। ओके देखो इसमें क्या है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को शो करता है, वैल्यू कितना आ गया 3, एजीमुथल की वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, एल जो है डी के लिए याद करो SPDF तो 0 1 2 आएगा, तो एल की वैल्यू इसमें 2 आएगा। अब एम निकालोगे, देखो इसको क्या लिख सकते हो, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे कुछ लिख सकते हो। आप ये डब्बे बना करके फिल कर दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब देखो इसमें क्या ना कि -2, तो इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा आप फिल करोगे तो कुछ ऐसे फिल करोगे। अब देखो ये पहले क्या ना अप साइड में है, तो अप साइड है तो इसको क्या, इसको एस की वैल्यू लिखोगे, तो एस की वैल्यू बेटा ये क्या शो करेगा, +½ शो करेगा। क्या शो करेगा, +½ शो करेगा। तो ये चारों क्वांटम नंबर क्या ना आप टैली कराओ बेटा। इसमें देखो आखिरी रूल बच गया है n+l रूल। तो मैं पॉलिश में देखो एक और क्या ना प्रैक्टिस करा देता हूँ। सपोज क्या ना बेटा मेरे को 4p2 के लिए निकालना है, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या शो करेगा, n शो करेगा। तो n की वैल्यू कितना आ गया 4, p के लिए l की वैल्यू कितना होता है 0 1 2 3 होता है, तो स्पेशली क्या ना p कितने नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तो l की वैल्यू क्या शो करेगा 1। अब क्या ना इसका जब वैल्यू पॉसिबल लिखोगे तो -1 लिखोगे m के लिए समझो, तो m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है पॉसिबल, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। इसको क्या ना अच्छे से निपटा दो। इसमें क्या ना 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो ऐसे फिल कर दो। अब देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या है ना,
ये जीरो वाले में आया है, तो पर्टिकुलर क्या है ना, आप इसको ए भी लिख सकते हो m0। ये इलेक्ट्रॉन क्या है ना, अप साइड है, तो बेटा एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो ये क्या है ना कि हम क्वांटम नंबर की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। और देखो इसमें एक छोटा सा रूल है बेटा, n+l रूल। तो देखो इसको भी निपटा दो आप अच्छे से। n+l रूल जरा देखो, ये क्या आपको सजेस्ट करता है या क्या आपको सिखाएगा। n इसमें शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, l क्या शो करेगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर को शो करेगा। तो इससे क्या है ना कि आप किसी भी सबसेल के लिए एनर्जी का ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन एनर्जी कैसे है या किससे ज़्यादा है समझो। तो आओ इसको देखो एग्जांपल से फील करते हैं। सपोज मेरे को 3p और 4s में चेक करना है कि 3p की एनर्जी ज़्यादा है कि 4s की एनर्जी ज़्यादा है। अंडरस्टैंड, जरा चेक करते हैं देखो। तो बेटा इसमें n की वैल्यू कितना है 3 और p के लिए l की वैल्यू 1 होता है। ये कोड वर्ड है समझो, ये अलग से याद कर लो, SPDF 0 1 2 3। तो 3p के लिए निकालोगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। इसमें चेक करो 4 है और इसमें क्या है, इसके लिए 0 है समझो। ये वैल्यू भी क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो जब दोनों वैल्यू सेम आ जाए, जब दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और देखो इसमें एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करा देता हूँ। सपोज मेरे पास 3p है और सपोज मेरे पास 3d है समझो। इसके लिए निकालोगे तो कितना आएगा 3 + 1। इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, ये 4 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 2, क्योंकि l की वैल्यू d के लिए 2 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये 5 आएगा। तो इसमें क्या ना कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी जिसका n+ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर दोनों का सेम आ जाएगा तो डिसाइडिंग क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ओके, तो इतने सारे क्या ना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके कॉन्सेप्ट है। तो मैंने इसमें 1 घंटे के वीडियो में, आधे घंटे के वीडियो में सब कुछ इंड अप करने का प्रयास किया है। एक छोटा सा रूल और बचता है, इसमें डिस्कस कर लो। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखो कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को लेकर के। तो देखो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं एक शॉर्ट ट्रिक क्या ना कि आपको बना के मैं दिखा दूंगा कैसे करते हैं समझो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये शो करता है पैरामैग्नेटिक को शो करता है। इसको शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में आ जाए, किसी में क्या आ जाए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो पेयर्ड से क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिक शो करेगा बेटा। क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो ये है, जैसे मान लो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो इसमें क्या ये शो करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है। तो अनपेयर्ड वाले क्या शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक को शो करेंगे। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान इसको जस्टिफाई कर पाओगे। अब देखो इसमें स्पेशली क्या है ना, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, तो ये क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिक को शो करेगा। ओके, तो मैं इसको अलग से क्या ना एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैंने इतने वीडियो में क्या ना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पूरी तरह से इंड अप करने का प्रयास किया है। इस पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्या है कि अगर समय अलाउ कराएगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। तब तक क्या ना कि इसमें मेरा एक पार्ट ऑन भी आया है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मेरा प्लेलिस्ट में आप पार्ट 1 भी जाके देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।